नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय शर्मा और आज आप सभी से फिर से जुड़ रहा हूँ। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के 6 दिन कंप्लीट हो गए। आज मैं आप एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ चालू कर दिया हूँ और मैं थोड़ा बहुत क्लिनिक भी आ रहा हूँ। तो मैं क्लिनिक में आया तो बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं या मेरे नोन पर्सन हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया, आपको ऐसी रिक्वायर्ड नहीं थी, नीड नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं था कि मेरा हेयर फॉल काफ़ी हो चुका है या मुझे बाल्डनेस आ रही है। उसका रीज़न ये है कि आप मेरी पुरानी पिक्स देख सकते हैं, उसमें समहाउ मैं मैनेज कर लेता था चीज़ों को कि कैसे उसको हाइड करूं। मैं अपने हेयर्स को जो है ऐसे साइड करके और अपनी बाल्डनेस को किसी तरीके से हाइड करने का प्रयास करता था। एक्चुअल में मुझे पता था, जब मैं मॉर्निंग में अपने हेयर्स पीछे करके दिखता था कि कितना मेरा हेयर लॉस हो चुका है, या मेरी फैमिली को पता था कि हेयर लॉस काफ़ी हो चुका है। लेकिन जब मैं पब्लिक में आता था तो उस चीज़ को मैं छुपाता था। मैं आज आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि गंजेपन को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गंजापन है तो आप उस चीज़ से परमानेंटली कैसे आज़ादी पा सकते हैं, उसके लिए हमको वर्क करना चाहिए। डेली जब मैं क्लिनिक आता था तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था अपने हेयर्स को हाइड करने में। कई बार इरिटेशन भी होने लगता है कि यार मतलब कहीं से अगर दिखता है तो हमको ही फील होता है कि बाल्डनेस दिख रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उस चीज़ से परमानेंटली आज़ादी चाहता था और इसलिए मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। सेकंड थिंग कि हम चीज़ों को उतनी आसानी से जज नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि हाँ यार ठीक है, मेरी हेयर लाइन ही गई हुई है तो हो सकता है मेरे को 2-2.5 हज़ार के आसपास जो ग्राफ्ट है उसमें मेरा काम हो जाएगा। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करने बैठे, जब भाई साहब स्लिट्स वगैरह कर रहे थे, तो जब स्लिट्स बनाते हैं तो उस टाइम हमको समझ में आता है कि कितना एरिया हमारा खाली हो गया है, कितने स्लिट्स आ गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप बिलीव करिए कि जब वो स्लिट्स बना रहे थे तो ऑलमोस्ट 4000 से भी कुछ ज़्यादा, आई थिंक 4085 के आसपास स्लिट्स मुझे कम्प्लीटली बने, जिसमें कि मेरे टेम्पल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। दोनों साइड के टेम्पल्स मेरे काफ़ी रिसीड हो चुके थे और उस कारण भी बाल्डनेस ज़्यादा दिख रही थी, तो वो भी बनाया गया है। प्लस मेरी डेंसिटी आपको मैंने पिक्स के माध्यम से ऑलरेडी शेयर किया गया है, आपको ऑलरेडी दिख भी रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी दी गई है, जिससे कि इन फ्यूचर बाल्ड एरिया भी जो है उसको भी कवर किया गया है, ताकि वहाँ के हेयर में भी अगर इन फ्यूचर थिनिंग होती है या वो गिरते हैं तो हमें कोई लॉस ना हो और इन फ्यूचर हमें दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए विचार अभी ना करना पड़े। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले लीजिए। अगर लॉस ज़्यादा हो गया है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो जितने अर्ली स्टेज पे कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अर्ली स्टेज में कराने का, क्योंकि आपके ही हेयर्स आपको लग सकते हैं, किसी अदर पर्सन के हेयर्स आपको नहीं लग सकते हैं। उस केस में अगर आपके पास डोनर नहीं रहेगा तो आप ट्रांसप्लांट उतना अच्छा नहीं करवा पाएंगे। मेरे पास सफिशिएंट डोनर था तो मैं 4000, 5000, 6000 कितने भी स्लिट्स का ट्रांसप्लांट करवा सकता था। सफिशिएंट मेरे ग्राफ्ट निकल रहे थे आराम से। कई केसेस में लोगों का जितना जितना ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बढ़ते जाता है उतनी ज़्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है। उस केस में अगर आपके पास डोनर वीक है तो आप वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते हैं जो कि करना चाहते हैं। इसलिए समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट कराना कॉस्ट एफिशिएंट भी है, अच्छा भी है। जुड़ता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।